आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कटक के एससीबी अस्पताल में आग लगने से 10 लोगों की मौत। दुबई एयरपोर्ट पर उड़ानें अस्थायी रूप से निलंबित की गई। सऊदी अरब में हमलों के बीच भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। डोनाल्ड ट्रंप ने हार्मोस स्ट्रेट खोलने को लेकर चीन और यूरोपीय देशों का जिक्र करते हुए क्या कहा। इजरायली पीएम जिंदा है तो ढूंढ कर मारेंगे, ईरान के बयान के बाद नेतन्याहू ने जारी किया अपना वीडियो। हार्मुज से ईंधन टैंकर गुजरने पर ईरान के साथ भारत की क्या सहमति बनी है। ईरान नहीं, रूस में है मुस्तफा खामेनी, पुतिन ने विशेष विमान भेजकर बुलाया, मॉस्को में की गई सर्जरी। एलपीजी के 6 टैंकर और आ रहे हैं, सरकार ने कहा देश में रसोई गैस की कोई तंगी नहीं। ऑस्कर 2026 वन बैटल आफ्टर एंडर को बेस्ट फिल्म समेत 6 अवार्ड मिले। और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को तीसरे वनडे मैच में हराकर जीती सीरीज। ओडिशा के कटक स्थित एससीबी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई है। इसकी जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने दी है। सीएम मांझी ने बताया कि एससीबी मेडिकल कॉलेज से ट्रोमा केयर सेंटर में संभावित शॉर्ट सर्किट से आग लगी। ट्रोमा से लगे आग आईसीयू में 23 मरीज भर्ती थे। उन्होंने बताया कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है। आईसीयू के मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, जिसके बाद 3 और लोगों की मौत हुई। सीएम ने बताया कि इस घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दुबई के अधिकारियों ने बताया कि सभी यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती कदम के तौर पर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले अधिकारियों ने बताया कि वे एयरपोर्ट के नजदीक लगी आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटे हैं, जो एक ड्रोन से संबंधित घटना के कारण फ्यूल टैंक के प्रभावित होने के बाद लगी है। यात्रियों को अपनी उड़ानों से जुड़ी जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने की सलाह दी गई है। फरवरी के अंत में अमेरिका और ईरान के बीच जंग शुरू होने से पहले दुबई एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा था और साल 2025 में यहां करीब 9 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की थी। सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने क्षेत्र के मौजूदा हालात को देखते हुए अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने, सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और स्थानीय प्रशासन और दूतावास की ओर से दी गई सलाह को मानने की सलाह दी है। अधिकारियों ने भारतीय नागरिकों से विशेष तौर पर कहा है कि वे मौजूदा हालात से जुड़े किसी भी वीडियो या खबर को साझा करने या दोबारा पोस्ट करने से परहेज करें। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के बीच खाड़ी देशों ने हमलों से जुड़े किसी भी मीडिया रिपोर्टिंग और सोशल मीडिया पोस्टिंग को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं। इसमें उन जगहों की तस्वीरों या वीडियो पोस्ट करने पर पूरी तरह रोक शामिल है जो ईरानी हमलों का निशाना बनी हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर यूरोपीय देश हार्मुज स्ट्रेट खोलने में मदद नहीं करते हैं तो वह नाटो के भविष्य के लिए बहुत बुरा होगा। इसके साथ ही ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि चीनी राष्ट्रपति के साथ बीजिंग में होने वाली उनकी आगामी बैठक से पहले चीन हार्मुज स्ट्रेट खोलने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि चीन को उसका 90% तेल इसी स्ट्रेट से मिलता है। ट्रंप ने ये बातें फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में कही है। बीजिंग में यह बैठक मार्च के अंत में होनी है, लेकिन ट्रंप ने कहा कि वह चाहते हैं कि इससे पहले ही चीन कोई कदम उठाए क्योंकि बैठक 2 हफ्ते बाद होनी है और यह लंबा समय है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी चीन यात्रा टल सकती है, हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई और स्पष्ट जानकारी नहीं दी। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अगर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा है तो वो उनका पीछा कर उन्हें मार डालेंगे। आईआरजीसी ने नेतन्याहू को बच्चों का हत्यारा बताया है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी का कहना है कि एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी गई है। वहीं दक्षिण अफ्रीका में ईरानी दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि नेतन्याहू जिंदा है या मर चुके हैं। एक मिनाबी लड़की के बाल का एक भी रेशा उनके पूरे वजूद से कहीं ज्यादा कीमती है। इस मामले में सवाल ये भी उठता है कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा है, ऐसा आईआरजीसी ने क्यों कहा है और यह दावा या अफवाह कहां से शुरू हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा है या नहीं, इस पर सवाल अभी जारी है।
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ईरान के साथ सीधे बातचीत से भारतीय जहाजों को हार्मुज स्ट्रेट से गुजरने में मदद मिली है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों से इस अहम समुद्री रास्ते को खोलने के लिए युद्धपोत भेजने की अपील की है। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में जयशंकर ने बताया कि भारत और ईरान के बीच बातचीत के बाद शनिवार को भारतीय झंडे वाले 2 गैस टैंकर फारस की खाड़ी में हार्मुज स्ट्रेट से गुजर पाए। उन्होंने कहा, मैं फिलहाल उनसे बातचीत कर रहा हूं और इस बातचीत के कुछ नतीजे मिले हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामिनेई का कथित तौर पर रूस की राजधानी मॉस्को में इलाज चल रहा है। तेहरान पर अमेरिकी और इजराइल के हवाई हमलों में घायल होने के बाद उनको इलाज के लिए रूस भेजा गया है। बताया जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उनको मॉस्को में ट्रीटमेंट कराने का ऑफर दिया था। मुस्तफा खामिनेई के सार्वजनिक तौर पर न दिखने की वजह से उनके देश से बाहर होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि ईरान ने इन दावों के उलट खामिनेई के पूरी तरह स्वस्थ और ईरान में होने की बात कही है। कुवैती अखबार अल जरीदा की एक रिपोर्ट के अनुसार 28 फरवरी को हुए जिस हमले में अली खामिनेई की मौत हुई थी, उसमें मुस्तफा भी घायल हुए थे। इसके बाद उनको चुपचाप एक रूसी सैन्य विमान से मॉस्को भेजा गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि खामिनेई की टांग की सर्जरी सफलतापूर्वक हुई है। हालांकि अभी भी वह मॉस्को में एक निजी अस्पताल में भर्ती है। देश में एलपीजी सिलेंडरों की भारी किल्लत की खबरों के बीच रविवार को सरकार ने कहा कि पैनिक बुकिंग घटने के संकेत हैं। बुकिंग्स पहले के 88.8 लाख रोजाना से घटकर करीब 77 लाख पर आ गई है। सरकार ने दोहराया कि देश में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई तंगी नहीं है। कमर्शियल एलपीजी के बारे में सरकार ने कहा है कि बिहार, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान सहित कई राज्यों ने सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक नॉन डोमेस्टिक एलपीजी आवंटन के आदेश दिए हैं। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब उपभोक्ताओं को 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार ने एक बयान में कहा कि मौजूदा भू राजनीतिक स्थिति को देखते हुए एलपीजी सप्लाई पर नजर रखी जा रही है। किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के यहां सिलेंडर खत्म होने की सूचना नहीं है। सरकार ने कहा कि एलपीजी बुकिंग में गिरावट दिख रही है। सरकार ने जहां भी संभव हो वहां एलपीजी उपभोक्ताओं को पीएनजी कनेक्शन लेने की सलाह दोहराई। साथ ही सरकार ने कहा कि एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के लिए एसएमएस, व्हाट्सएप, आईवीआरएस या ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के ऐप्स का उपयोग किया जाए। सरकार ने कहा कि ऑनलाइन बुकिंग 84% से बढ़कर 87% हो चुकी है। पॉल थॉमस एंडरसन फिर से चर्चा में है। उनकी फिल्म वन बैटल आफ्टर एंडर ने इस साल के ऑस्कर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म समेत 6 पुरस्कार जीते हैं, जबकि फिल्म सिनर्स को 4 अवार्ड मिले हैं। अवार्ड की घोषणा होते ही फिल्म वन बैटल आफ्टर एंडर के 2 सितारे टियाना टेलर और चेस इन्फिनिटी खुशी से उछल पड़े। इस फिल्म को 13 नॉमिनेशन मिले थे। एडरसन ने कहा, 1975 में ऑस्कर के लिए नामांकित फिल्में थी बैरी लिंटन, डॉग डे आफ्टरनून, जॉन नेस्विले और वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट। इसमें से कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है, लेकिन उस दिन एक माहौल था। हमें इसका हिस्सा बनकर बहुत खुशी हो रही है। साल इतनी सारी बेहतरीन फिल्में आई। अमेरिका के लॉस एंजल्स में 98 एकेडमिक अवार्ड्स की घोषणा हो रही है। इसमें अलग अलग कैटेगरी में बेस्ट प्रदर्शन के लिए अवार्ड्स दिए जाते हैं। बांग्लादेश ने तीसरे वनडे मैच में पाकिस्तान को 11 रनों से हराकर सीरीज 2-1 से जीत ली है। तीसरे और आखिरी वनडे मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने पाकिस्तान के सामने 291 रनों का लक्ष्य रखा। बांग्लादेश की शुरुआत काफी अच्छी रही और पहले विकेट के लिए सैफ हसन और तंजीद हसन ने 105 रन की साझेदारी खेली। तंजीद हसन ने शतक जड़ते हुए 107 रन बनाए। इसके अलावा तौहीद ने 48, लिटन दास ने 41 और सैफ हसन ने 36 रन की पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम 50 ओवरों में 289 रनों पर सिमट गई। पाकिस्तान की ओर से सलमान अली आगा ने शतकीय पारी खेली, लेकिन वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। आगा ने 98 गेंदों में 106 रन बनाए। बांग्लादेश के तंजीद हसन को उनकी शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।